जब भी हम पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं तो तमाम तरह के आर्थिक लक्ष्यों पर हमारा फोकस होता है और अलग अलग तरह के इनकम और एज ग्रुप के लोग होते हैं जो सलाह मांगते हैं हमसे। और कई बार इनफैक्ट बहुत बार हमें डिफेंस से जुड़े लोगों के सवाल भी आते हैं, जो हमारे सेना से जुड़े लोग हैं जो सरहद पर हमारी सुरक्षा करते हैं दिन रात 365 दिन। वो कई तरह के सवाल हमसे पूछते हैं। तो अब ये जो पेशकश है हमारी, हमने उन्हीं को समर्पित की है और सेना के हमारे जवान किस तरह से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक एक कदम रख सकते हैं आज उनके लिए एक सुरक्षा कवच, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा तो करते हैं लेकिन उनके लिए आर्थिक सुरक्षा कवच हम लेकर आए हैं। और मेरे साथ इसके लिए जुड़ गए हैं कीर्तन शाह, फाउंडर और सीईओ क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स। कीर्तन, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और बहुत गर्व की बात है और एक ऐसा मौका जो कि हमें मिला है जहां पर हम उन तमाम जवानों की आर्थिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जहां पर हम उनकी ज़िंदगी में एक छोटे से रूप में शामिल हो सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। अमूमन मुझे बताइए कि जहां तक सेना के जवानों की बात है, इनकी जीवन शैली में फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती, समय नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उन्हें अपनी जॉब के दौरान ही मिल रही होती है, अपने टेन्योर के दौरान ही मिल रही होती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बात हो, रहना हो, हॉस्पिटल सर्विसेज हो, हेल्थ से जुड़ी जितनी भी सेवाएं हैं वो सब उन्हें अमूमन मिलती हैं। तो इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग एक आम शख्स की फाइनेंशियल प्लानिंग से कितनी अलग हो सकती है? क्या डिफरेंस है, जरा ये समझा दीजिए पहले। कविता जी, सबसे पहले तो थैंक यू मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए, सर्विसमैन को एक डेफिनेटली फायदा है कि जब वो सर्विस में होता है तब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपने भी हाईलाइट की, जो उन्हें एज एन एडवांटेज मिलती है फॉर ऑल द गुड वर्क दैट दे आर डूइंग, जो एक जनरल शायद इंडिविजुअल को ना मिले। पर ये जितना बड़ा एडवांटेज है, उसके सामने थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आपको इतने एक कंफर्ट जोन में डाल देता है। और क्योंकि उनकी ऐसे भी जॉब रिक्वायरमेंट्स इतनी सख्त होती है कि उनके पास शायद दूसरी चीजों को सोचने के लिए समय भी उतना नहीं होता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें अनफॉर्चुनेटली इस चीज पे फोकस नहीं करने देते कि शायद जब तक वो सर्विस में है तब तक तो एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, पर सर्विस के बाद क्या उन्हें जो पेंशन मिलेगी, क्या उन्हें जो ग्रेचुइटी मिलेगी, तो क्या वो पेंशन या ग्रेचुइटी से क्या रिटायरमेंट के बाद वो अपना गुजारा कर पाएंगे। आई थिंक वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन एरिया है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिस्कशन के थ्रू हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब तक आप सर्विस में हो तब तक कोई टेंशन नहीं है, पर सर्विस के बाद शायद आपकी आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी लाइफस्टाइल सिर्फ पेंशन या ग्रेचुइटी के पैसे से शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब आप सर्विस में होते हो तो आपकी सैलरी उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से शायद आपके खर्चे बढ़ेंगे। और जैसे ही आप सर्विस से बाहर आएंगे, आपकी पेंशन की कैलकुलेशन आपके पिछले रिटायरमेंट के 10 महीनों के एवरेज की 50% होगी। तो वो पैसा क्या आपको इनफ पड़ेगा या नहीं, उस पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सर्विसमैन को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि वो सर्विस में जब है तब गोल्स क्या आ रहे हैं, क्योंकि वो तो शायद जैसे आपने हाईलाइट किया वो सब आसानी से कैन बी टेकन केयर ऑफ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है कि वो रिटायरमेंट के बाद क्या अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, उस पे ज्यादा फोकस करें तो उनके लिए अच्छा होगा। ऑलराइट, तो इसी मुद्दे पर मेरे ख्याल से थोड़ी सी हैंड होल्डिंग की भी ज़रूरत है। और मेरे ख्याल से इंश्योरेंस को लेके भी ऐसे कई सारे पहलू हैं जो मिस हो जाते हैं हमारे सैनिकों से। तो आप बताइए कैसे इस बात का ध्यान रखें, कैसे इस बात का संज्ञान रखें, बिकॉज अधिकतर लोग जो हैं वो अपनी पेंशन पर बहुत ज़्यादा निर्धारित रहते हैं, आश्रित रहते हैं। तो आप जैसे कह रहे थे कि आपकी रिटायरमेंट की बात की जो लाइफस्टाइल है उसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और उसके मुताबिक आपको अपनी पेंशन में और कैसे इनकम को जोड़ा जा सकता है इस बारे में सोचना होगा। वो कैसे किया जाए और किस उम्र से उसकी शुरुआत की जाए, ये हम बात करते हैं। उसके बाद मुझे लाइफ इंश्योरेंस को लेके बहुत सवाल पूछने हैं, लेकिन पहले आप ये एक मुद्दा बता दीजिए। सो कविता जी, सबसे पहले तो जैसे हमें पता है कि वो सर्विस में जब होंगे
तब एक एक्स रेट से उनकी सैलरीज बढ़ती है। अब उसमें से बहुत ज्यादा पैसा कट हो जाता है टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट प्रोविजंस, जिसकी वजह से आपको ये ग्रेचुइटी या पेंशन आगे दी जाती है। तो देखिए, वो जब सर्विस में होते तब तो बहुत पैसा उनका ऑलरेडी फिक्स्ड इनकम की तरफ एलोकेट हो जाता है, उनके चाहते या ना चाहते हुए। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो शायद उन्हें जो पेंशन बताई जाती है या ग्रेचुइटी दी जाती है या दूसरे जो भी एडवांटेजेस दिए जाते हैं, ये शायद उन्हें दिए नहीं जाएंगे। तो नॉर्मल एक इंडिविजुअल जो सैलरीड होता है, जैसे उसकी सैलरी कटती है वैसे फोर्सेस की भी सैलरी कटती है, और उनके फिक्स्ड इनकम एलोकेशन का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ध्यान ऑलरेडी वो कंपलसरी डिडक्शन में हो जाता है। अब उन्हें ध्यान ये रखना है कि शायद अगर इतना मोटा पैसा अगर फिक्स्ड इनकम की तरफ ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, तो क्या बचे हुए पैसों में से क्या मैं थोड़ा सा पैसा एसआईपी की तरफ निवेश कर सकता हूं। और ना सिर्फ एसआईपी, पर जैसे जैसे आप रैंक्स में आगे बढ़ते जाते हैं और आपकी सैलरीज और आपको दी जाने वाली सर्विसेज बेहतर होती जाती है, आपकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी फैमिली की, तो आपको थोड़ा सा और पैसा स्टेप अप करके एसआईपी में निवेश करना चाहिए। उससे होगा ये कि आप एक साथ पूरा पैसा नहीं डाल रहे, धीरे धीरे करके जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आप सैलरी में से थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर एसआईपी को स्टेप अप कर रहे हैं। और उसके साथ आपका एक पोर्टफोलियो काफी बैलेंस भी हो रहा है, क्योंकि सैलरी में से ऑलरेडी पैसे कटने पर आपका फिक्स इनकम एलोकेशन तो हो ही रहा है, यहाँ पर इक्विटी एलोकेशन हो जाएगा जो एक काफी लंबे समय तक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एसआईपी स्टार्ट करें और उसे स्टेप अप करें, अपने अपने रैंक्स और सैलरीज जैसे ही बढ़ती जाती है, तो एक अच्छा पैसा शायद अक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो उनको रिटायरमेंट पर अपनी पेंशन और ग्रेचुइटी के साथ मिलाकर डेफिनेटली हेल्प करेगा कि वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाए पोस्ट सर्विसेज। तो यहाँ पर जहाँ तक पेंशन की बात है और उसमें भी अगर मैं एनपीएस एज ए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये भी इनका एक कंपल्सरी निवेश होता होगा, जाता होगा जो कीर्तन। मैम बहुत सारे जैसे जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में आप और मैं इन्वेस्ट करते हो, वैसे गवर्नमेंट की स्पेसिफिक स्कीम्स है सर्विसेज और डिफेंस पर्सनल्स को लेकर। तो इनका पैसा डेफिनेटली हमारा जैसा पैसा कटता है सैलरी में से, वैसे उनकी भी आई कटती है टू गो टूवर्ड्स अ लॉट ऑफ दीज स्पेसिफिक गवर्नमेंट एलोकेशंस। तो जैसे मैंने कहा, ये कंपलसरी कटना भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि आप कंपलसरी सेव कर रहे हो आपके रिटायरमेंट के लिए। क्योंकि हर कोई शायद रिटायरमेंट के लिए सोचता नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टेक्निकलिटीज इंक्लूडेड है, जिसकी वजह से आपकी सैलरी में से कटकर पैसा कंपलसरी इन्वेस्ट होता है, ये बहुत लोगों के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पैसा उनको रिटायरमेंट पे मिल जाता है। तो जैसे आपका और मेरा कटता है, उनका भी कटता है, पर उनकी उनकी प्रोविजंस थोड़ी सी अलग है वर्सेस हमारी प्रोविजंस। पर डेफिनेटली सैलरी से पैसा कटकर वैसे ही सेव होता है जैसे आपका और मेरा होता है। में कीर्तन, क्या इंश्योरेंस कंपनियां डिफेंस पर्सनल्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस देती हैं? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ये देखिए, जब वो सर्विसेज में होते हैं तब टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजों का ध्यान ऑलरेडी गवर्नमेंट रखती है, पर शायद उन्हें उतना जितना पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा नहीं मिलता, कि फैमिली उसके बाद दे कैन टेक केयर ऑफ द लाइफस्टाइल। पर लाइफ इंश्योरेंस से लेकर बहुत चैलेंजेस है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है जो ज्यादा प्रीमियम देकर एलोकेट करती है, पर बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आज भी फॉर वेरियस रीजंस इंश्योरेंस एलोकेट नहीं करती, क्योंकि जैसे आपको और मुझे दोनों पता है कि उनका नेचर ऑफ वर्क थोड़ा सा मुश्किल है, और रिस्क ज्यादा है एक नॉर्मल इंडिविजुअल से उनको इंश्योरेंस देने के लिए। पर स्ट्रीट थोड़ा सा डिवाइडेड है। पर कुछ डेफिनेटली कुछ इंश्योरेंस कंपनीज डेफिनेटली है जो उन्हें देती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो जब भी सर्विस पे है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो सर्विस से बाहर निकलते हैं तब उनकी मेडिक्लेम का प्रॉब्लम और ज्यादा है वर्सेस वो जब सर्विस पे। क्योंकि जब वो सर्विस पे है तब तो इंश्योरेंस
काफी हद तक इज टेकन केयर ऑफ। प्रॉब्लम इज कि वो सर्विस से बाहर निकलते हैं, तब जब वो इंश्योरेंस लेने की कोशिश करते हैं तो काफी महंगा हो जाता है। चलिए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बुनियादी बातें जो, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो भले ही वो सिविलियंस हो या डिफेंस से जुड़े लोग हों, एक ही तरह के नियम है। बस फ़र्क इतना है कि जितना जल्दी हो सके आपको अपनी निवेश रणनीति, खासतौर से रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि उसके पहले भी तो काफ़ी सारी चीज़ें टेकन केयर ऑफ होती हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद की ऐसी ज़िंदगी है जहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी पर जोर देने की ज़रूरत है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और कीर्तन हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद निसरीन हमारे साथ जुड़ेंगी, निसरीन मामा जी, और कीर्तन और निसरीन के साथ करेंगे दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग, लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और ब्रेक पर जाऊं उससे पहले, यूट्यूब पर हम लाइव हैं इस वक्त, अपने सवाल आप डाल सकते हैं, ताकि लाइव अगर कोई सवाल हमसे पूछे तो हम हमारे दर्शकों को, हमारे एक्सपर्ट्स के सामने वो सवाल लें। और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने सवाल, 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और झटपट ब्रेक के बाद लौटते हैं और आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और वक्त आ गया है दर्शकों से जुड़ने का, उनके सवालों को शो में शामिल करने का। और इस बीच अगर आप भी हमें लाइव देख रहे हैं तो झटपट अपना फ़ोन उठाइए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवाल। नहीं तो आप सोशल मीडिया के हमारे प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी जुड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। चलिए, कीर्तन शाह मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही निसरीन मामा जी, CEO फाउंडर मनी वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज, भी अब जुड़ गई हैं, जो दर्शकों के सवालों के जवाब देंगी। आप दोनों का स्वागत है एक बार फिर से हमारी पेशकश में। और निसरीन, आपके लिए हमारे दर्शक अनुज भी फोन लाइन पर हैं। अनुज, नमस्कार, क्या हाल चाल सर? बढ़िया मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू पैनल एज वेल। कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से मैम। दिल्ली से। ओके अनुज, आपने जो है 50 लाख 10 साल में खड़ा करने का लक्ष्य रखा है। आपके पास ELSS फंड है, HDFC का, फ्लेक्सी कैप है पराग पारिक का, और निप्पॉन का आपके पास मल्टी कैप है, स्मॉल कैप है, और आपने ग्रोथ फंड भी लिया हुआ है। कब से आपने शुरू किया है ये इन्वेस्टमेंट, और आपका लक्ष्य क्या होगा? मतलब लक्ष्य तो आपका मुझे पता है 50 लाख, लेकिन कब से शुरू किया है, और निप्पॉन के ये 3 फंड्स आपने क्यों शामिल किए? मैम, सबसे जो पुराना फंड है मेरा, जो HDFC ELS फंड, वो मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। और वो स्टार्ट मैंने 5000 से किया था, और आज के टाइम पे वो मैं 8000 कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, क्योंकि हर साल वो 1000 इंक्रीज होता है स्टेप अप प्लान के तौर पे। राइट। और पराग पारिक मैम मैंने लिया था 2021 में। उस पर भी सेम वही मेरा 10% का स्टेप अप होता है उस पर भी। और निप्पॉन मल्टी कैप और निप्पॉन स्मॉल, और जो आपका निप्पॉन का जो फंड्स है, वो मैंने मैम 3-4 महीने पहले स्टार्ट किया था। ओके, चलिए, 10 साल में 50 लाख इस निवेश राशि से निसरीन क्या इकट्ठा हो पाएंगे? फंड्स तो इनके कमोबेश अच्छे ही हैं। अगर एक ही AMC की रेपिटेशन कोई अड़चन ना लाए तो क्या कोई बदलाव की ज़रूरत है? So basically, उनकी asset allocation is like this. 35% equity linked savings schemes में current investment है, flexi cap fund में 13% है, multi cap में 22% है, small cap 17% and mid cap 13%. So this is the entire asset allocation. अभी funds में there is the funds are doing very well, Anuj. आपकी last 5 years returns HDFC ELSS fund की 16.9% हो चुकी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड the last 5 years has given 22.29% annually, that is a CAGR. Nippon India multi cap 19.14, Nippon India small cap 41.08, and Nippon India growth fund has given a return of 23.32% annually in the last 5 years. So ये काफी अच्छी funds आपने select की है। Of course, जैसे कविता ने पहले बताया, आपकी थोड़ी ओवर एलोकेशन हो चुकी है निप्पॉन इंडिया AMC में, लेकिन बिकॉज आपके फंड्स अच्छे चल रहे हैं
हमें आपको कोई चेंज करना मुनासिब नहीं लग रहा है, तो आप यही फंड्स कंटिन्यू कीजिए। ELSS फंड में हमने फोरकास्ट की है 13% फॉर द नेक्स्ट 10 years, फ्लेक्सी कैप 13%, मल्टी कैप 14%, small cap 15%, and Nippon India Growth Fund, which is a mid cap fund, 15%. तो ये forecasted rates के हिसाब से आपकी लमसम या कॉर्पस 59 lakhs होगी। सो आपकी गोल जो है कि आपको 50 lakhs अचीव करना है कॉर्पस में, तो आप ये इजिली कॉर्पस आप अर्न कर सकेंगे, आपकी जो गोल है आप मीट कर सकेंगे। सो अनुज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए गुड न्यूज़, आपके लिए गोल अचीव करना काफ़ी आसान होगा। दूसरे दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। क्या अनुज, आपको और कोई सवाल पूछना है निसरीन को? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। ऑल द बेस्ट अनुज। कीर्तन, आपके लिए मिथिलेश कुमार साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। मिथिलेश, नमस्कार। जी नमस्कार मैम। कैसे हैं सर? जी मैम, अच्छे हैं मैम। आपने YouTube का वीडियो देखकर 8 फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। 9 महीनों से आप 14,000 की SIP कर रहे हैं और साथ में मुझे बताइए किसकी YouTube वीडियोस देख रहे हैं आप? जी आप कहीं देखते हैं मैम, और हमको पंकज सर का वीडियो अच्छा लगता है, उनका जो भी है मैम। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश। जी जी। तो जी, मैम। ये मुझे बताइए, आपने SIP के साथ साथ लमसम भी डाला है क्या इन फंड्स में? जी जी मैम, जी जी। अच्छा, ये रणनीति आपको किसने बताई? ये निपुण इंडियन मैम 1500 के SIP कर रहा है, उसमें लमसम 50,000 किया है। हाँ, वो डिटेल्स आपने मुझे दी है। मैं आपसे ये जो रणनीति आपने अपनाई है कि जिस फंड में SIP कर रहे हैं उसी फंड में आप लमसम भी निवेश कर लें, ये रणनीति आपको किसने बताई? आपका कोई फाइनेंशियल प्लानर है, कोई एडवाइजर है? मैं तो तरीका से कर दिया मैम, तो फिर दूसरा फंड का रिकमेंडेशन कर दिया मैम। अच्छा, तो आपने जो है PGM मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप, क्वांट का स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, इनमें आपने SIP भी कर रखी है और आपने लमसम भी निवेश किया हुआ है। तो आप जो मिड कैप स्मॉल कैप में तेजी देख रहे हैं, इसी के चलते आपने ये फैसला लिया कि इनमें SIP भी करनी चाहिए और लमसम भी करना चाहिए, ऐसा है क्या? जी 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 मैम, जी जी मैम। अच्छा, कैनरा रोबेको का आपके पास ब्लू चिप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, HDFC निफ्टी इंडिया 50 भी है। 1 करोड़ चाहिए 15 से 20 साल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए और बेटी की शादी के लिए भी 5 साल में, और 25,000 रुपये आप ईयरली PPF में भी डाल रहे हैं। तो उसमें आपने रोकने पर सवाल पूछा है। चलिए, सवाल तो हमारे पास है, कीर्तन के पास में जाती हूँ। तो कीर्तन, इंटरेस्टिंग सवाल, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप की फ्रेंजी को देखते हुए, तेज़ी को देखते हुए हम जानते हैं धड़ाधड़ मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश बढ़ा है। SIP के जो इन्फ्लोज हमने आए हैं, लगभग 4,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्फ्लो हमने ऐसा स्मॉल कैप फंड्स में भी आता हुआ देखा है। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप निवेशकों के फेवरेट कैटेगरी बने हुए हैं। लेकिन ये वो भी कैटेगरी है कीर्तन, ये वो भी उस तरह के निवेशक है जिन्होंने कभी भी बाजार में टेंशन को नहीं देखा है, बाजार की गिरावट को नहीं देखा है, बाजार के उतार चढ़ाव का अनुभव नहीं किया है। ये वही अधिकतर निवेशक वही हैं जिन्होंने बाजार की जो चाल है वो एक तरफा ही देखी है, और उसी एक तरफा को चाल को देखते हुए उन्होंने, अब जैसे कि इन्हीं को अगर हम ले लें, मिथिलेश साहब को, SIP भी शुरू कर दी है, लमसम भी शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले तो तेज़ी का माहौल मिड कैप स्मॉल कैप में, उस तेज़ी के माहौल को बुनाने के लिए आपने SIP और लमसम की जो रणनीति अपनाई है, ये आपको कैसे लगती है? मिथिलेश जी, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। 2 चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे। सबसे पहले तो आपने 20-25 फंड्स में पैसा निवेश ना कर 7-8 फंड में पैसा निवेश किया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। हालाँकि मैं बिलीव करता हूँ 4-5 फंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर आपने काफ़ी अच्छी तरीके से एक बड़ा ही अच्छा मिक्स लिया है स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में, और थोड़ा-सा एक्सपोज़र ना चाहते हुए या ना जानते हुए भी आपने ग्लोबल मार्केट्स में ले लिया है। तो मुझे आपके फंड का कॉम्पोज़िशन और स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लग रहा है, सो कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। अब मैं आपको बताता हूँ मुझे ऐसा क्या पसंद नहीं आया आपके पोर्टफोलियो में और आपको क्या चेंज करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आपने लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों में एक्सपोज़र लिया हुआ है, तो तीनों में समान पैसे निवेश कीजिए।
अब जैसे कविता ने भी हाईलाइट किया, आपने किया ये है कि आपने एसआईपी तो लार्ज मिड स्मॉल तीनों में स्टार्ट कर दी है, पर आपका वेट एलोकेशन बिल्कुल स्मॉल और मिड में बहुत ज्यादा है और लार्ज कैप में कुछ नहीं है। तो आप लार्ज कैप में शायद 4,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, पर आपने 1,70,000 रुपए और 10,000, 1,70,000 लमसम और 10,000 की एसआईपी आपने मिड और स्मॉल में कर रखी है। ये बहुत बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहली सजेशन आपको ये होगी कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में समान पैसा निवेश कीजिए। मिड और स्मॉल में एक्साइट होकर ज्यादा पैसा मत डालिए, क्योंकि आपने पिछले 12-18 महीनों में तेजी देखी है। वन। दूसरा, आपकी अगर रिस्क गोल प्लानिंग की बात करूं, तो मैं अगर अज्यूम करूं कि आपको 12% तक का रिटर्न मिलेगा कंजर्वेटिव साइड पे, तो आपकी जो 14,000 रुपए की एसआईपी और 1,70,000 रुपए का आपने जो लमसम किया है, वो 12% पे आपको 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दे देगा आज से 20 सालों में। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको चाहिए उससे ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा आपके गोल्स के लिए। फंड्स पे मेरी सलाह ये होगी कि आपके पास मुझे ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप में थोड़े से ज्यादा फंड्स होने चाहिए उससे। तो सलाह ये कि आप एक्सिस का स्मॉल कैप और पीजीआई मिड कैप में से एग्जिट कर सकते हैं और कोटक इमर्जिंग इक्विटी ऐड कर दीजिए। देखिए, ये सलाह इसलिए दे रहा हूं कि इंडिपेंडेंटली कोई भी फंड बुरा नहीं है, पर जब आप 5 या 7 फंड्स को इकट्ठा करते हो तो आपको बहुत सारी दूसरी चीजें देखनी पड़ती है, जैसे ओवरलैप कितना हो रहा है, कौन सा फंड कौन सी स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग करता है। तो उस बेसिस पे ये 2 फंड्स एग्जिस्ट कीजिए और कोटक इमर्जिंग इक्विटी ऐड कीजिए, तो मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर काफ़ी विस्तार से मिथिलेश आपको सलाह दी गई है। क्या कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप कीर्तन से? सोच रहे हैं मैम कि ये फंड में ऐड कर सकते हैं क्या? मुझे समझ में नहीं आया कीर्तन, इनका सवाल ये शायद ईएलएसएस फंड में कुछ ऐड करने के बारे में पूछ रहे हैं। कीर्तन, आपको समझ में आया इनका सवाल? नहीं मैम, वॉइस क्रैक हो रहा है। हाँ मिथिलेश, क्या आप रिपीट करेंगे एक और बार, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मैम, ईएलएसएस फंड में जोड़ना चाह रहे हैं मैम। ईएलएसएस फंड चाह रहे हैं ये अपने लिए कीर्तन? ठीक है, तो आप अब देखिए, लार्जली ईएलएसएस फंड्स फ्लेक्सी कैप की तरह ऑपरेट करते हैं और उसमें लार्ज कैप बायस होता है। ये ध्यान में रखकर आप मिराई का टैक्स सेवर फंड ऐड कर दीजिए, तो शायद जो लार्ज कैप में आपके पास मिसिंग फ्लेवर है वो ऐड हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट मिथिलेश, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जो बदलाव बताए गए हैं उनको आप झटपट उन पर अमल करें। इसी के साथ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी सवाल जवाब का सिलसिला बरकरार है। अपने सवाल भी आप हमें भेजिए यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर। वेलकम बैक। और दर्शकों के सवाल हम ले रहे हैं शो पर और निसरीन यूट्यूब पर, क्योंकि हम लाइव हैं इस वक्त। और हमारे एक दर्शक हैं जेपी बहुगुणा, उन्होंने पूछा है एसआईपी कैसे करें, ये उनका सवाल है। मैं चाहती हूँ कि हम अगले हमारे कॉलर के पास जाएं, उससे पहले आप बहुगुणा साहब को झटपट बता दीजिए कि एसआईपी कैसे की जा सकती है। ओके, सो बहुगुणा जी, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। जो आपने एसआईपी आप करना चाहते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, तो पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपकी गोल क्या है, आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। आपको जब ये पता चल जाएगा कि आप कौन से फंड हाउस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप वही फंड हाउस में आप लॉग इन कर सकते हैं, यूजर आईडी क्रिएट कर सकते हैं, और वहां हाउ टू इन्वेस्ट एक लिंक होगा या परचेस एक लिंक होगा, जहां आप आपका एसआईपी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप क्या अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके बैंक डिटेल्स आपको आपके पास रखना पड़ेगा। उसके पहले या उसके साथ में आपको एक वीडियो केवाईसी की लिंक आएगी, जहां आपकी केवाईसी पहले पेपर से नहीं की होगी, तो आप तभी कर सकते हो। तो केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नो योर कस्टमर डिटेल्स, तो वो भी आप कर दीजिए पहले। और फिर आप आपके बैंक डिटेल्स जो भी है, आपके अकाउंट नंबर, ब्रांच, आईएफएससी कोड, वो आप वेरीफाई कर देना। पोर्टल में आपको सब डिटेल्स लिखना पड़ेगा। आप कभी शुरू करना चाहते हो आपकी एसआईपी, कौन सी डेट है, सो वो भी आपको लिखना पड़ेगा।
और हाउ लॉन्ग आप SIP करना कंटिन्यू करेंगे। आपको 1 साल के लिए करना है, 2 साल के लिए करना है, 3 साल के लिए करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले से। मूल बात ये है कि आप जब भी डेट लिखेंगे और आपको SIP स्टॉप करना चाहे या सीज करना चाहे, वो भी आपको ऑप्शन आगे जाके मिलेगा। वो ही यूजर ID पासवर्ड आपको टाइप इन करके आप SIP स्टॉप कर सकते हो। आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। आपको सपोज अमाउंट चेंज करना है, अभी आप ये अमाउंट सपोज आपने 5,000 रुपये महीने की SIP रजिस्टर की है और 3 महीने के बाद आपको ये रकम भारी लगे, तो आप वो अमाउंट स्टॉप करके 2,000 3,000 जो भी आपको आपके माइंड में हो, आप वो रीस्टार्ट कर सकते हैं। सो दीज डिटेल्स आप ध्यान में रखिए कि जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे उसके पहले आपको मालूम होना चाहिए आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करने वाले हो और आपकी टेन्योर क्या है। तो ये रिसर्च प्लीज कीजिए पहले, या किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लीजिए कि आपको कौन सी SIP करनी चाहिए आपके गोल्स और आपके टेन्योर के हिसाब से। काफ़ी विस्तार से आपने इनको सलाह दे दी, और जितने भी दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए थे, आपके सवाल हम आने वाली हमारी पेशकश में ज़रूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने सवाल हमें भेजने के लिए, और निसरीन, कीर्तन, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय निकाला, दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बने अपना फाइनेंस मिनिस्टर में मुझे भी इजाज़त दे। जाते जाते मैं आपको छोड़ रही हूँ हमारे WhatsApp नंबर के साथ, क्योंकि यहाँ पर बहुत दर्शक अपने सवाल हमें भेजते हैं। YouTube पर जो भी दर्शक हमें लाइव देख रहे हैं, अपने सवाल आप हमें पहुँचा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके सवालों को हम शो में शामिल करेंगे। नमस्कार।